कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देख सकते हैं विषय अर्थशास्त्र का सेट ए का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र का, है ना। तो 8 जनवरी से आपकी परीक्षा शुरू हुई है। तो अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 का फुल सॉल्यूशन हम आपके लिए देने वाले हैं। 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। 80 नंबर का आपका पूर्णांक है और जिस भी विद्यार्थी को 80 में 80 की पूरी कॉपी तैयार करनी है वो ये वीडियो देखेगा पूरा, फिर आपको अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही व सटीक उत्तर लेकर के आए हैं। सबसे पहले नंबर में आपके सही विकल्प दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सही विकल्प का चयन कीजिए या सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसमें ये 6 नंबर के आपके कुल रहेंगे। पहला है जिसमें निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। 7 नंबर का ऑप्शन पहले का राइट लगाएंगे। इसके बाद है उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो इसका आंसर आपको लगाना है नैतिकता, है ना। नैतिकता द्वारा की जा सकती है उपयोगिता की माप, आंसर रहेगा नैतिकता। इसके बाद है 3rd नंबर का कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है -px/py, ये रहेगा आपका, है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर जो है लगा देना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? तो वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं ना। एक दूसरे की जगह जो है उपयोग कर ली जाती हैं ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि हमारी जगह, अगर हम कोई काम करते हैं हम उसको भेज दें अपनी जगह कि हमारी जगह आप ये काम कर लीजिए, तो वो स्थानापन्न व्यक्ति कह दिया जाएगा। इसी प्रकार से वस्तुओं में होता है कि अगर एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे उसे स्थानापन्न वस्तु कहा जाएगा, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें की ओर। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विपरीत संबंध को, है ना। विपरीत संबंध को यहाँ पे ये जो है व्यक्त करता है। आंसर आपका रहेगा 7 नंबर का ऑप्शन, है ना। सभी आंसर अपने लगाते जाइए। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, आंसर क्या रहेगा इसका? 8 नंबर का ऑप्शन। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, है ना। मांग की कीमत में लोच से क्या अभिप्राय है? मतलब मांग की कीमत लोच क्या है? तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन जो होता है यही मांग की कीमत लोच कहलाती है ना। इसका रहेगा आंसर। तो ये हमारे यहाँ तक 6 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 6 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इसी प्रकार से मैं आपको दे सकूं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान है। पहला है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन खालिस्तान किए जा सकते हैं, तो परिवर्तित आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर परिवर्तित लिख दिया है, तो ये फर्स्ट का परिवर्तित आप आंसर लिखेंगे, है ना। परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान अनुपात का नियम कहा जाता है, तो परिवर्तनशील इसका आंसर लिखेंगे। परिवर्तनशील, है ना। परिवर्तनशील आंसर आपको इसका लिख देना है। इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है लिख देंगे सेकंड का, है ना, दूसरे नंबर के प्रश्न का, ये रहेगा आपका। इसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान काल की अवधि से है, तो दीर्घकालीन, है ना। दीर्घ काल की अवधि से आपको दीर्घ लिख देना है, उत्तर में काल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो दीर्घ काल की अवधि से, है ना। इसके बाद है आपका 4 नंबर का, लागत फलन में लागत खालिस्तान का फलन होती है, तो लागत किसका फलन होती है? तो लागत जो होती है साधन का फलन होती है ना। तो लागत साधन का फलन होती है, आंसर लिखेंगे आप, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर का, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः खालिस्तान होती है ना। तो पूर्ति पूर्णतः क्या होती है? पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है ना। बेलोचदार आप आंसर इसका लिख देंगे। इस प्रकार से आप इसका 5वें का उत्तर लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6ठा दिया गया, लास्ट है आपका, ES0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच खालिस्तान है, तो पूर्ति की लोच क्या है इसमें लिखेंगे आप यहाँ पे, पूर्णतः क्या है? बेलोचदार, है ना। बेलोचदार है। चलिए इनके आंसर नीचे लिखे हुए दिखा दूंगा मैं। मैंने बोल ही दिया है कि पूर्णतः बेलोचदार है ना। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति इसका आंसर आप लिख दीजिएगा 7वें का, है ना। इसके बाद हो जाता है आपका ये कंप्लीट। इसके बाद है सत्य असत्य आपके 6 नंबर के, देख सकते हैं स्क्रीन पर सत्य असत्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाता है। इसके बाद बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजारों में पाया जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाता है। इसके बाद आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों
अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो ये आपका जो है असत्य हो जाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1983 में हुआ था, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा चौथा नंबर का। इसके बाद है GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, है ना। GNP की बात की जा रही है ना। इस प्रकार से आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य है ना, और पांचवा ये सत्य है, और ये बाकी यानी कि चौथा और तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, है ना। अब बचा है आपका छठवा, तो छठवें की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे छठवें नंबर पे दिया गया है निवल निवेश सकल निवेश माइनस मूल ह्रास होता है ना। तो इसका आंसर जो है आपका बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे आपको लिख देना है इस प्रकार से, है ना। सत्य आपका ये रहेगा लास्ट वाला, है ना। इसके बाद हमारे होते हैं सही जोड़ियाँ स्टार्ट। आपके सामने सही जोड़ियाँ हैं, और सही जोड़ियाँ हैं जो आपकी 7 नंबर की हैं, तो आपको इनमें से एक भी नंबर नहीं जाने देना है। देखिए ये रहेगा आपका सही जोड़ियों का आंसर बता देता हूँ, एक एक करके मिला दूंगा, आप लगा लेंगे। NNP तो ये होता है आपका, देखिए राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। इसके बाद है GNP तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसके बाद है आपका वस्तु विनिमय की कठिनाई, है ना, तो दोहरे सहयोग का अभाव। इसके बाद है आपका MPC तो ये होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद, है ना। सकल घरेलू उत्पाद नहीं, इससे नहीं, इसकी मिलेगी MPC की यहाँ पे नीचे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना। ये प्रकृति यहाँ पे लिखा हो, प्रकृति यही सही है ना। केंद्रीय बैंक RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंक जो है SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम, है ना। इस प्रकार से आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो ये रहेंगे आपके आंसर यहाँ पे, और ये आपका एक्स्ट्रा दिया गया था जिसका यहाँ पे कोई काम नहीं है ना, ये आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से आपके आंसर जो हो गए कंप्लीट हो गए सही जोड़ियों के। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, है ना। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये रहेंगे आपके 5वें नंबर के प्रश्न, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसे देख सकते हैं और अपने उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, ये 7 नंबर के हैं आपके, है ना। 7 नंबर के आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहले का क्वेश्चन है MPS, है ना। MPS का पूर्ण रूप लिखिए। MPS का पूर्ण रूप क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना। तो चलिए इसके आंसर हम नीचे लिखे हुए देख लेते हैं, सभी के इनके आंसर, है ना। उपभोग फलन, औसत उपयोग प्रगति, औसत बचत प्रगति, GST क्या है ना। इन सब के आंसर मैंने नीचे लिख करके रखे हैं, थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं तो इसलिए मैं नीचे बता देता हूँ लिखे हुए। देखिए सभी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए, सीमांत उपयोगिता, अनाधिमान वक्र कैसे। चलिए आंसर देख लेते हैं सीधे, है ना। फिर मैं क्वेश्चन दिखाते जाऊँगा और आंसर भी। देखिए तो मैंने यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा बना करके रखा था, है ना, और मैं आपको वहीं पे बताते गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी देख लीजिए आप। सही विकल्प के आंसर ये सभी दिए गए हैं, देख सकते हैं सही विकल्प के आंसर है। ये रहे आपके रिक्त स्थानों के आंसर, देखिए बिल्कुल सभी के आंसर हैं, सत्य असत्य के आंसर है ना, ट्रू फॉल्स के। इसके बाद आपके रहेंगे सही जोड़ियों के आंसर, देखिए ये रहेंगे सही जोड़ियों के। और इसके बाद हमारे 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर हमें यहाँ पे देखने आए थे, तो ये रहेगा आपका 5वें के पहले का उत्तर सामने दिख रहा होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे उत्तर लिख देंगे 5वें के पहले का। और 5वें के दूसरे का रहेगा उपभोग फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा निर्गतों के मध्य का अंतर, है ना। उपभोग फलन पूछा गया था आपसे, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद है तीसरा नंबर था 5वें का, है ना, हमारा 5वें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख रहे हैं हम, है ना। तो आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है ना, आंसर लिख देंगे। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है आपका, आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ये रहेगा आपका 4 नंबर का। इसके बाद 5 नंबर का स्टार्ट होता है, GST वस्तु और व्यापार सेवा है, यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, कर यानी कि टैक्स, है ना। तो GST वस्तु एवं कर सेवा है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद है दृश्य मदे, आंसर 6ठे का हो जाएगा। 7वें का दृश्य मदे एवं अदृश्य मदे, है ना। इनका एक बार क्वेश्चन दिखा दूं 6वें और 7वें का, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहेगा आपका व्यापार शेष में, है ना। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, शेष व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो इसमें दृश्य मदें रहेगा, दृश्य मदें, है ना। ये मदें लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मदें रहेगा। और अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो दृश्य तो होती हैं, साथ ही जो है अदृश्य मदें, इसमें दोनों होती हैं, है ना। अदृश्य और दृश्य ये दोनों आप इसमें लिख देंगे 7वें के उत्तर में। तो आपका कंप्लीट हो जाता है ना, 5वें तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो ये रहेगा आपका, है ना। इसके बाद 6वें का उत्तर देखेंगे, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को दिखाते जाऊँगा साथ में, तो आपका सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 6वें नंबर का, कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए, है ना। 2 अंकीय क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6वें से 23 तक के उत्तर देख लेते हैं सभी, है ना। तो देखिए ये रहेगा आपका 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए 6 के मतलब सीमांत
उपयोगिता आपका अथवा में पूछा गया था, 6 का अथवा भी है और 6 का ये कुल उपयोगिता वाला आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस PDF को चाहिए तो गूगल पर सर्च कीजिएगा जानकारीटीच.com, है ना। देख सकते हैं आपका ये पूरा का पूरा आंसर रहेगा, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अथवा वाले का आंसर दिया गया है 6वें का और ये आपका कुल उपयोगिता दिया गया है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार से यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। कोई भी एक लिख लीजिएगा, या तो आपको देखिए या तो आपको ये लिख लेना है या फिर आपको ये लिख लेना है। 6वें का आंसर एक ये हो जाता है, अथवा वाले का ये हो जाता है ना, कोई भी एक लिख लीजिएगा इनमें से। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया होगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर नीचे है क्वेश्चन, ये रहेगा, है ना। अनाधिमान वक्र किसे कहा जाता है? देखिए अनाधिमान वक्र पूछा जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अनाधिमान वक्र का। देखिए ये रहेगा कंप्लीट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर फिर बढ़िया से लिखना है ना। अच्छी कॉपी लिखिएगा, अच्छी तरीके से, टाइम है आपके पास। देखिए विशेषताएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको केवल अनाधिमान जो है वक्र पूछा गया है ना। तो 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला है वह वक्र जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करे, वह अनाधिमान वक्र कहलाता है। ये आंसर आपका हो जाएगा। और विशेषताएं यदि आप लिखना चाहें, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, है ना। ये बस आपको इतनी परिभाषा जरूर से लिख देनी है 7वें के उत्तर में, है ना। 8वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं बजट रेखा किसे कहा जाता है, मांग का अर्थ लिखिए। तो देखिए इनमें से किसी एक का आंसर हम देखेंगे, हम बताएंगे आपको बजट रेखा किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। तो इसका उत्तर देखेंगे मांग का अर्थ लिखिए, है ना, मांग का अर्थ। इसका उत्तर देखेंगे अथवा वाले का, 8वें के अथवा वाले का उत्तर, है ना। तो चलिए देख लेते हैं 8वें के अथवा वाले का उत्तर यहाँ पे आपको दिया गया है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 परिभाषाएं दी गई हैं प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार और यहाँ पे बॉवर के अनुसार, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक आपको लिख लेनी है। देखिए जैसे आप इतनी एक लिख देंगे ना तो आपके 8वें का उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैंने 3 दे दी हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे तीनों परिभाषाएं आपकी बुक की दी गई हैं, है ना। तो ये 8वें का उत्तर आपका कंप्लीट रहेगा, है ना। इतना आप लिख देंगे, एक की परिभाषा एक के अकॉर्डिंग, तो आपका चल जाएगा, है ना। ये रहेगा 8वें का उत्तर, अथवा वाले का है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे उत्पादन फलन किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। इसके बाद है 10वां स्थिर लागत किसे कहते हैं, है ना, स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत। तो चलिए 9वें और 10वें का उत्तर साथ में देख लेते हैं। इसमें है उत्पादन फलन, इसमें है आपका परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। तो चलिए 9वें और 10वें का उत्तर जो है एक साथ ही देख लेते हैं। तो 9वें में उत्पादन फलन पूछा गया था। 9वें उत्पादन फलन अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है जो कि भौतिक उत्पादन डिजाइन के बीच संबंध की व्याख्या करती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखते हुए इतना जो है इसकी व्याख्या कर देंगे, 9वें का उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 10वें में आपका पूछा गया था स्थिर लागत, है ना। 10वें के स्थिर लागत जो है स्टार्टिंग में था, स्थिर लागत से क्या है, देखिए 10वां ये है ना। देखिए स्थिर लागत क्या है, उसका पूरा आंसर दिया गया है। इसका 10वें के अथवा की बात करें परिवर्तनशील लागत, तो यहाँ पे 10वें के अथवा का आंसर आपका दिया गया है। देखिए जिसका अथवा अवेलेबल है मैं अथवा भी बताते जाता हूँ, है ना। तो ये रहेगा आपका 10वें के अथवा वाले का आंसर। तो परिवर्तनशील लागत पूछा गया था, इसमें कोई भी परिभाषा आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे चल जाएगी आपकी, है ना। तो ये कोई उत्तर इन दोनों में से लिख दीजिएगा। 10 का ये क्वेश्चन है, इसका अथवा वाला है 10 का, है ना। ये देख पा रहे हैं ना आपका 10 का अथवा है ये, है ना। ये देखेंगे दोनों, कोई भी एक लिख लीजिएगा, आपका आंसर जो है कंप्लीट रहेगा, है ना। बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपका 11वें नंबर का प्रश्न पूछा गया है परिवर्तनीय अनुपातों का नियम लिखिए, है ना। तो परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा उत्तर है परिवर्तनीय अनुपात का नियम, है ना। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसका सारा का सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। ये सॉल्यूशन आपको इतना पूरा लिख देना है परिवर्तनीय जो है अनुपात के बारे में। इस प्रकार से आप इसका नियम लिख सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न था, उसका उत्तर ये रहेगा, है ना। पहले उत्तर दिखा देता हूँ, ये रहेगा क्या पूछा गया था इसमें, उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं यहाँ पे उपभोग वस्तुएं, है ना, उपभोग वस्तुएं पूछा गया था। देखिए यहाँ पे तो उपभोग वस्तुएं का उत्तर हम देख रहे थे 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये उपभोग वस्तुएं, यहाँ पे इसका आंसर जो है कंप्लीट आपका हो जाता है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वें नंबर का प्रश्न क्या था आपका,
13वें नंबर का प्रश्न था आपका, राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए, है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना की कुछ विधियां होती हैं, उनमें से 2 विधियों के आपको नाम लिखने हैं, है ना। 3 विधियां प्रमुख रूप से होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 के नाम यहाँ पे दे दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, आप लिख लीजिएगा। ये आंसर रहेगा आपका 13वें प्रश्न का। तो राष्ट्रीय आय की माप के लिए या गणना के लिए 3 विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, मैंने 2 के आंसर लिखे हैं यहाँ पे, उत्पाद विधि, आय विधि, है ना, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा कंप्लीट, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे 14वें नंबर का प्रश्न देखेंगे आप हम, है ना। तो केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य लिखने हैं आपको, केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। 15 नंबर का प्रश्न है, सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो चलिए 14 और 15 का उत्तर साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे सरकारी बजट के उद्देश्य 15 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के 2 उपयोग लिखिए, है ना, कार्य लिखिए, सॉरी, हाँ। तो चलिए इन दोनों के उत्तर साथ में देख लेते हैं, यहाँ पे 14 और 15 के, है ना। तो ये रहेगा आपका उत्तर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहेगा, ये केंद्रीय बैंक के आपके जो है कार्य पूछे गए थे, 14 का उत्तर, है ना। तो ये रहेगा आपका 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर केंद्रीय बैंक के कार्य जो है आपके दिए गए हैं, तो कोई 2 कार्य आपके पूछे गए हैं, तो वैसे आप 3-4 लिख देंगे तो आवश्यकता नहीं है कि नंबर कटेंगे, है ना। संभावना कोई नहीं रह जाती है फिर कि नंबर आपके टीचर जो है काटेंगे, तो 4-5 लिख देंगे, 3-4 लिख दीजिएगा, बस इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, है ना। अगर आप हेडिंग में लिखना चाहें तो आपकी बुक में इनकी हेडिंग मिल जाएगी, तो और अंदर भी आप इसका जो है भारी भरकम थोड़ा सा लिख सकते हैं तो चल जाएगा, है ना। इसके बाद है 15 था, जिसमें हम सरकार के जो है बजट के प्रमुख उद्देश्य देखने वाले थे। तो 2 उद्देश्यों की बात पूछी गई थी उसमें ना, 2 उद्देश्य लिखिए। तो एक उद्देश्य ये होगा संसाधनों का पुनर्वितरण करना, और इसके बाद दूसरा जो उद्देश्य हो जाएगा आपका, इसके बाद आपको उद्देश्य लिखना है आपको मूल्यों में स्थिरता लाना। तो इस प्रकार से आप इनकी दोनों हेडिंग्स देते हुए ये लिख देंगे, इनके सरकार के बजट के प्रमुख उद्देश्य, है ना। ये दोनों उद्देश्य को आप यहाँ पर लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर जो है कंप्लीट होता है 15वें नंबर के प्रश्न का। तो बढ़ते हैं 16 नंबर के उत्तर की ओर। 16वें नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा में किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो हम 16वें के इसका उत्तर देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए, है ना। इसके बाद 17 में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो चलिए 16 और 17 प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 16 में क्या है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। इसके बाद 17 में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण। चलिए दोनों को साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे 17 मतलब 16 और 17 का उत्तर हम देखने वाले हैं। आपको यदि ये PDF चाहिए तो गूगल पर सर्च करेंगे जानकारीटीच.com। देखिए 16 का उत्तर आपके सामने दिया गया है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी 3 विशेषताएं ही पूछी गई थी। आपकी बुक का ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल जेन्युइन है, आपको कोई यहाँ पे डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है। आंसर रहेगा आपका कंप्लीट। यहाँ पे इस 16 का सॉल्यूशन आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आपको अन्य किस विषय का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए हम साथ में यहाँ पे 17 का भी उत्तर देखने वाले थे, जिसमें आपका ये पूछा गया है। देखिए 3 हेडिंग इसमें लिख देंगे आप, जो है यहाँ पे 3 हेडिंग के साथ इसका 17 का उत्तर हो जाता है कंप्लीट। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे तो आपका 18वें नंबर का प्रश्न जो है क्या कह रहा है, देखिए तो ये रहेगा आपका 18 नंबर का प्रश्न, समग्र मांग, है ना। समग्र मांग इसमें पूछी गई। समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए, है ना। तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं हम। साथ में हम 19 का भी उत्तर देख लेंगे। 17 में है आपका, 18 में है आपका समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। 19 में है राजस्व व्यय, क्या राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए या अंतर लिखिए कोई 3। तो चलिए इन दोनों के उत्तर साथ में देख लेते हैं। समग्र व्यय और राजस्व जो है आपका व्यय है, और पूंजीगत व्यय, इनमें अंतर आपको बताने हैं। तो चलिए मैं इनके उत्तर साथ में बता देता हूँ। 18 नंबर का प्रश्न था आपका, समग्र या सामूहिक व्यय। देखिए समग्र व्यय पूछा गया ना, समग्र समग्र मांग किसे कहते हैं, ऐसा पूछा गया है ना। इसके 3 जो है घटक लिखिए, है ना। तो ये रहेगा आपका समग्र व्यय के बारे में। इसे सामूहिक मांग भी कहा जाता है ना, सामूहिक मांग कहा जाता है। तो इसका रहेगा आपका ये पूरा सॉल्यूशन, और इसके जो घटक हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला घटक बताया गया है निजी उपभोग की मांग, सेकंड बताया गया है निजी विनियोग की मांग, तीसरा बताया गया है सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग। इसके बाद चौथा यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें अगले पेज में है। देखिए यहाँ पर सीधी बताई गई हैं, छोटे छोटे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, और फिर इनमें थोड़ा थोड़ा तो लिख ही दीजिएगा, है ना। विशुद्ध निर्यात मांग, है ना, निजी उपभोग की मांग, निजी विनियोग की मांग, सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग। तो इस प्रकार से आप इस सामूहिक मांग या
फिर आपका क्या है, ये आपका समर्थ मांग है ना, समग्र मांग है ना। तो इसका उत्तर आपका 18वें का कंप्लीट यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद 19वें नंबर में था आपका राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी सॉल्यूशन लिख पाए, है ना। तो ये रहेगा आपका पूरा सॉल्यूशन। 1 2 3 अंतर इसमें दिए गए हैं, 3 ही अंतर पूछे गए थे, 3 नंबर का प्रश्न है। बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर के प्रश्न में आपका पूछा गया पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। देखिए, पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार, है ना, दोनों का 20वें के पूछा गया है। दोनों का उत्तर बताऊंगा बिल्कुल साथ में, है ना। तो रेखाचित्र बना होगा, साथ में आप पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद 21वें नंबर का प्रश्न है आपका। तो 21 के हम अथवा वाले का आंसर यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। देखिए, 20 का तो हम देखेंगे ही, ये पूर्णतः बेलोचदार और लोचदार मांग है ना। और 21 का हम अथवा वाले का उत्तर देखने वाले हैं। ये रहेगा आपका संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है। तो कमी होती है, वृद्धि होती है, दोनों के पॉइंट के साथ देखेंगे। चलिए 20 और 21 का उत्तर देख लेते हैं, है ना। 20 में क्या है आपका लोचदार मांग है ना, बेलोचदार और लोचदार मांग है ना। तो ये पूर्णतः लोचदार मांग का हो जाता है। इसका ये रेखा चित्र आपसे पूछा गया था, रेखा चित्र बनाइए, तो इसे बना देंगे, है ना। आपकी बुक से ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ, है ना। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन पूर्णतः लोचदार मांग का। इसके बाद आपको पूर्णतः बेलोचदार मांग का भी पूछा गया था। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग का इस प्रकार से आप ये थ्योरी लिखते हुए ये डायग्राम बना देंगे। किसका, ये उसका रेखा चित्र हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार मांग का, है ना। ये डायग्राम हो जाता है। तो इसका पूरा आंसर आपका 20वें नंबर के प्रश्न का जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका 21वें नंबर का प्रश्न भी हमने देखा था, तो उसका उत्तर मैं यहीं पे बताने वाला था आपको। जो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि और कमी के साथ आपको जो है बताना था। तो इसका अथवा वाले का देख रहे हैं हम, 21 के अथवा वाले का मैंने आपको वहीं पे बताया था। तो ये रहेगा आपका, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है और इसका जो है रेखाचित्र भी समझाना है। देखिए, ये रहेगा। और इसके बाद 21 का ही है और सामान्य वस्तु, है ना, आय में कमी। देखिए, 2 किया गया था ना, आय में वृद्धि, मतलब वृद्धि और कमी, है ना। तो दोनों का लिखना था, यहाँ पे कमी के साथ यहाँ पे लिखेंगे। तो ये रहेगा आपका, और इसका डायग्राम इस प्रकार से बना देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 21वें नंबर का प्रश्न। इसके बाद 22 का उत्तर है। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर के प्रश्न का। तो 22 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका जो है पूछा गया है। तो ये प्रश्न रहेगा आपका प्रभावी मांग क्या है ना। तो मितव्ययता की व्याख्या कीजिए कोई 4 बिंदु। तो चलिए यही उत्तर देख लेते हैं हम, ये नहीं देख रहे हैं। 22वें के अथवा वाले का उत्तर देख रहे हैं हम, मितव्ययता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। इसके बाद 23वां और लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं अभी। क्वेश्चन पूछा गया अवमूल्यन तथा मूल्य ह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 अंतर चलिए देख लेते हैं ना। तो हम इन दोनों के उत्तर जो है देखने वाले हैं। क्या है आपका, मितव्ययता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। 22 का देखेंगे अथवा, और 23 का मेन क्वेश्चन देखेंगे अवमूल्यन तथा मूल्य ह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं हम। नीचे आपको नीचे ही इसके उत्तर जो है दिए गए हैं। देखिए, ये रहेगा आपका, ये तो हो गया ना। इसके बाद 22 का उत्तर रहेगा। देखिए, मितव्ययता के विरोधाभास का भाव, है ना, अर्थ जो है। इस प्रकार से आप इसका कंप्लीट आंसर लिख देंगे। ये रहेगा आपका पूरा का पूरा आंसर, और इसका डायग्राम भी थोड़ा है। देखिए 22 का ही है, आपको उसी में ये बनाना है ना। आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, इसलिए मैं हर एक पॉइंट बता देता हूँ उस क्वेश्चन के आंसर का। तो ये आपको बनाना है उसी में। इसके बाद बढ़ना है आपको 23वें नंबर के प्रश्न की ओर। मूल्य ह्रास तथा अवमूल्यन के बीच अंतर पूछा गया था। 23वें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। 1 से लेकर के 23 तक के सभी सॉल्यूशन दे चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दूंगा। देखिए, ये रहेंगे आपके परिभाषा कारण। 4 अंतर पूछे गए थे ना। तो देखिए, एक अंतर यहाँ पे हुआ, दूसरा अंतर ये हुआ, परिभाषा रहेगी इसकी मूल्य ह्रास की। एक मतलब एक अंतर परिभाषा से हो जाता है ना। हर किसी का कोई भी अंतर लिखना हो, एक अंतर जो है परिभाषा से कंप्लीट होता है। इसके बाद एक कारण से, एक नियंत्रण से, उद्देश्य से, है ना, क्या उद्देश्य है उसका। इस प्रकार से आप इनके आंसर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता चुका हूं, और आपके अन्य सब्जेक्ट्स जितने भी हैं सारे के सारे सॉल्यूशन, हिंदी इंग्लिश, है ना, अन्य सारे सब्जेक्ट्स के जल्दी ही आप अपलोड हो जाएंगे, है ना। हिंदी इंग्लिश के बता चुका हूं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो गूगल पर सर्च कीजिए जानकारीteach.com, अन्यथा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके सीधे ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।